हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड करना होता है हम लोग का, उसमें कैसे अप्रोच लिया जाता था। और हम लोग देखे क्या कि उस अलजेब्रिक इक्वेशन को फाइंड करने का कितने तरीका हो सकता था। जो मेनली तरीका हम लोग देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि ग्राफिकल मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है और न्यूटन रैप्सन मेथड है। ये चार मेथड हम लोग मेनली देखे थे, जिसमें से हमने आपको बताया था कि जो ग्राफिकल मेथड है वो हम लोग बचपन से देखते हैं और ग्राफिकल मेथड हमें यहाँ नहीं देखना है। हमें कौन सा मेथड देखना है? हमें देखना है यहाँ अलजेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड देखना है वो है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, यानी ये तीन मेथड है। तो दोस्त आइए हम लोग बाइसेक्शन मेथड के साथ जुड़ जाते हैं। दोस्त इसमें क्या है कि ये जो आपका सेक्शन है बाइसेक्शन मेथड जो हमें पढ़ना है यहाँ, ये काफ़ी इजी टॉपिक है और लेकिन लेंदी टॉपिक है। लेंदी मतलब इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, भारी नहीं है कुछ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो आपकी करेक्ट रहनी चाहिए, वो वाला मामला रहेगा। दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट चूँकि काफ़ी आसान है तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पहले इसका फ्रेम बना लेंगे कि इसमें काम कैसे करना है, बाइसेक्शन मेथड में ये क्या होता है, काम कैसे करना है, और दूसरा कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे हम, यानी उसको सॉल्यूशन करने का इस मेथड से क्या तरीका बताया गया है। क्लियर? तो दोस्त आज की हम लोग का हेडिंग, वो आप लोग कॉपी में अपने हेडिंग लगा लीजिएगा, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड। दोस्त ये आपको अलजेब्रिक इक्वेशन यानी पोलिनोमियल का सॉल्यूशन पता करने का एक तरीका है न्यूमेरिकल मेथड के माध्यम से, जो कि हमने पहले ही आपसे चर्चा कर रखे हैं वीडियो में। दोस्त इसका एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि बाइसेक्शन मेथड का एक दो नाम और भी है, जिसका नाम बाइसेक्शन मेथड को एक और नाम से जाना जाता है बोल्जानो मेथड। क्या नाम से? बोल्जानो मेथड। और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है बाइनरी सर्च मेथड के नाम से जाना जाता है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बात और कर ले कि इसी में इसका अगर नाम दे दिया जाए तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, ये इसलिए कि आपके ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया जाता था, आपको पता नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ ऑब्जेक्टिव आप गलत कर लोगे। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बोल्जानोज मेथड। ठीक है? अनदर नेम इट इज ऑल्सो, या फिर बोल्जानो मेथड, और इसी में लिख लीजिए, पहले ही लाइन में लिख लीजिए दोस्त, पहले ही लाइन में लिख लीजिए और बाइनरी सर्च मेथड, या इस नाम से भी और इस नाम से भी जाना जाता है बाइनरी सर्च मेथड। ठीक है दोस्त? तो आपको याद रहनी चाहिए कि बाइसेक्शन मेथड हमारा जो है एक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन पता करने का न्यूमेरिकल मेथड है, जिसका एक और नाम है बोल्जानो मेथड के नाम से भी हम जानते हैं और बाइनरी सर्च मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है दोस्त? अब ये बात आती है कि भाई ये मेथड आखिर काम कैसे करता है इसके लेके। तो सबसे पहले हम बात करें हम लोग कि बाइसेक्शन मेथड की प्रोसेस में, तो देखिए ध्यान से, अगर हम ग्राफिकली अगर बताएं तो इसे पिछले क्लास की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, उसमें आपको सिखाए थे कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है, कोई आंसर हमारा एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है और एक्स का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फंक्शन को क्या किए हुए हैं, वाई और एक्स के टर्म में रिलेट करके रखे हुए हैं। तो अगर ये एक्स और वाई है, ठीक है दोस्त, अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाइसेक्शन मेथड के बारे में बेसिक कुछ बातें थी जो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए सही था। दोस्त अगर हम बात करें इसकी,
ठीक है दोस्त। अगर हम बात करें दोस्त इसकी, तो देखिए ये अभी हम लोग आपको पिछली क्लास में एक बात और बताए थे, हम आपको एक बात और क्या बताए थे दोस्त, पिछली क्लास में एक बात और बताए थे हम आपको कि दोस्त सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन, इसका मतलब जितने बार x को ये कट करे, ये बात समझाए थे। अभी हम लोग एक बात और भी हम आपको समझाए थे वहाँ कि देखिए यहाँ हमको अगर किसी जो पोलिनोमियल उसके या जो हमारे पास इक्वेशन रहेगा उसके 4 सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो, तो हमें सारे सॉल्यूशन यहाँ पता नहीं करने हैं, हमें बस एक सॉल्यूशन पता करना रहता है ना। तो हम मानते हैं कि ये और भी ज़्यादा ये मतलब ये फंक्शन जो होगा ये y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन और भी इधर उधर होगा, इसके और भी कई बार कट कर रहा, हमको उससे मतलब नहीं, हम अभी तत्काल सोचने जा रहे हैं एक सॉल्यूशन पर, और वही हमारे एग्जाम्शन में निकालने के लिए कहा जाएगा। दोस्त अगर बात करें यहाँ पे, तो हमको पता है कि भाई ये कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए x बराबर a, और ये कोई पॉइंट है x बराबर b। अब एक बात तो क्लियर है कि इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू मिलेंगी दोस्त, इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू मिलेंगी और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू मिलेंगी, देखिए गौर से, इस पे मिलेगा, इस पे तो ये मिलेगा एफ बी, फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा एफ बी, और ये मिलेगा एफ ए। ठीक है दोस्त। अब ध्यान से देखिए गौर से, हमको इतना पता है कि ये हमारा आंसर कहाँ है, देखिए ध्यान से। अभी आपको पता है, हम कई बार बोल चुके हैं समझा के बाबू x का जो वैल्यू होता है वही हमारा सॉल्यूशन यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर फंक्शन y और x के टर्म में हो तब, तो x की जो वैल्यू है वही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको पता है कि x का वैल्यू, कौन वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन जो ग्राफ होगा हमारा कट करेगा x को, वही आंसर हमारा होता है। तो हमारा आंसर यहाँ है, हम लोग को नहीं पता था, लेकिन हमको इतना पता था कि हमारा आंसर इस इंटरवल और इस इंटरवल में बीच में होगा, क्योंकि हमको पता है कि आप देखो कि ये वैल्यू कैसा है, ये है निगेटिव, ये फंक्शन का मान निगेटिव आ रहा है ए पॉइंट पर, ए पर फंक्शन का मान है निगेटिव और बी पर फंक्शन का मान है पॉजिटिव। और पिछले लेक्चर आपको आप याद होगा तो हम बताए थे आपको कि अगर हमको किसी पॉइंट पे निगेटिव मिल जाए फंक्शन का मान और किसी पॉइंट पे पॉजिटिव मिल जाए, तो हम समझ जाते हैं कि भाई देखिए कि ए और बी के बीच में एक आंसर तो कम से कम हमारा है। ठीक है, तो ये अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमने एक इंटरवल ऐसा माना जिसपे फंक्शन का मान निगेटिव एक उस पॉइंट पे आ रहा है और एक पे पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव आएगा तो ग्राफ ऊपरे रहेगा, है ना, और या पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपरे रहेगा, निगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे रहेगा, तो कट ही नहीं करेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये बात हम लोग सीख रखे थे पिछले लेक्चर में। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें बाइसेक्शन मेथड क्या रोल करता है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले कि आपको बाइसेक्शन मेथड लगाने के लिए पहले या कोई भी मेथड, अभी जो हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्सन, इसमें से कोई भी मेथड लगाने के लिए दोस्त सबसे पहले जरूरी चीज़ जो होगी हमारे पास वो होगा कि हम लोगों को कंडीशन पता होना चाहिए। तो कंडीशन एकदम बेसिक है जो सब में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स। क्या होगा इसका, बाइसेक्शन मेथड आपका एक तरीका है जिसमें कुछ आपको, देखिए बाइसेक्शन मेथड एक मेथड होगा जिसके कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप से आप काम कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये इसमें कैसा स्टेप्स होगा, उसको कैसे कैसे काम करना है वो, यानी हम कह सकते हैं कि वर्किंग स्टेप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्किंग प्रोसेस कह सकते हैं या वर्किंग स्टेप्स कह सकते हैं, वर्किंग स्टेप्स, है ना। क्या स्टेप्स हुआ, वर्किंग स्टेप्स होगा। देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहला काम क्या करेंगे वर्किंग स्टेप्स में, सबसे पहला कि फाइंड लेट एफ एक्स इज द फंक्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एफ एक्स एक फंक्शन है, पहले हमको फंक्शन दिया हुआ है तब ना दोस्त, लेट एफ एक्स इज द फंक्शन। ठीक है, ठीक। अब ऐसा है ना दोस्त, ये बाइसेक्शन क्या नाम पड़ा, उस चीज़ की बात हम करेंगे चर्चा आगे, लेकिन तत्काल हम देखते हैं कि हमको किसी कोई फंक्शन दिया रहेगा, यानी पोलिनोमियल हमें दिया रहेगा, हमें कह सकते हैं हमें इक्वेशन दिया रहेगा, और उस इक्वेशन का हमें क्या करना रहेगा, रूट फाइंड करना रहेगा, यानी सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा। यही हमारा काम है। हम लोग का काम क्या है, कुछ नहीं, जो x जहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट को खोज के उसको दे देना। हमारा काम क्या है, x जहाँ कट कर रहा है उसको खोज के दे देना। तो मानते हैं लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन। ओके,
अब ये फंक्शन है, तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे, एक फंक्शन दिया गया है, तो हो सके आपको ये दोनों पॉइंट दिया हो, मतलब कि इतने और इतने के बीच में एक है कि नहीं इंटरवल दिया हो, वो कह दिया कि देखिए अब हमको दो चीज़ें हो सकती है, हमको पता नहीं है कि आंसर हमारा कहाँ है, किसके बीच होगा, किस इंटरवल के बीच होगा, है ना। एक आंसर हमको ढूंढना है, क्योंकि पूरा इंटरवल हम देखेंगे तो कई आंसर हो सकता है। तो ये जो इंटरवल है इसके बीच हमारा एक आंसर होगा ए और बी के बीच में, है ना। तो वो कभी कभी वो कह देगा या कभी कभी नहीं कहा होगा, है ना। तो हमको पता करना रहता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दे दिया रहेगा तो इंड पॉइंट पे कहेगा इंटरवल ए और बी में लाई करता है, सॉरी दोस्त, अगर बोल देगा कि इंटरवल ए और बी में लाई करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाए दोस्त कि आपको बोला नहीं रहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मन से करेंगे फाइंड, क्या करेंगे, फाइंड, यानी वर्किंग प्रोसेस जो है दोस्त, क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग प्रोसेस जो इसका होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी दोस्त, क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड एफ ए, क्या करेंगे, एफ ए पता करेंगे। इसके वर्किंग प्रोसेस में क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले एफ ए पता करेंगे। एफ ए मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें ए पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। दूसरा क्या करेंगे, फाइंड एफ बी, यानी ये चेक कंडीशन हो गया चेक करने का, एफ बी। अब ऐसा करेंगे एफ बी निकालेंगे। अब मान लीजिए ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव आया एफ ए और एक निगेटिव आया, तो हमारे फिगर के अनुसार से अगर हम देखें तो दोस्त एफ ए निगेटिव है हमारा और एफ बी जो है दोस्त क्या है, ये पॉजिटिव है, अगर हम फिगर के अनुसार से देखें। हालांकि आपका कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। हाँ, क्या सर दोनों पॉजिटिव हो सकता है आपका कहना होगा, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा तो फंक्शन ऊपर रहेगा, कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्या सर दोनों निगेटिव हो सकता है, नहीं, दोनों निगेटिव भी होगा तो ये डाउनवर्ड रहेगा नीचे की ओर, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, ये बात दोनों हम आपको पहले पिछले लेक्चर में समझा रखे हैं। तो दोस्त अब यहाँ से बात आई, तीसरा कंडीशन क्या है, अगर ए वो पॉजिटिव और ए वो निगेटिव होगा तो हम वो कंडीशन बना सकते हैं क्या कि एफ ए इंटू का एफ बी। अब पॉजिटिव और निगेटिव को गुना कीजिएगा तो निगेटिव आएगा। कोई भी निगेटिव जो होता है वो हमेशा जीरो से छोटा ही होता है, नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ए इंटू का एफ बी जो रहेगा वो लेस देन क्या रहेगा दोस्त, जीरो, क्योंकि एफ ए वो पॉजिटिव है वो निगेटिव। यह कंडीशन होगा तभी हम जानते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जब कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जाके हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है, और वही हमारे जहाँ पे कट करेगा वह जो वैल्यू होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, वही फाइंड करने के लिए हम इतनी तामझाम करने जा रहे हैं। क्या बात क्लियर है दोस्त। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि दोस्त ये है कंडीशन, ये क्या है, ये है कंडीशन। क्या चीज़ है, ये कंडीशन। कब लगाएंगे ये चीज़ें वैलिड होगा तभी ये रूल लगेंगे। ये है कंडीशन, ये रूल कब लगेंगे, जब ये चीज़ वैलिड होगा, मतलब एफ ए इंटू एफ बी, दो पॉइंट के बीच हमारा अगर ये कंडीशन लागू होता है तो हम समझ जाएंगे कि उसके बीच कम से कम एक आंसर है, एक से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक आंसर होगा। देन क्या वी से डेट बिटवीन ए एंड बी एटलीस्ट वन रूट लाइज, तब हम ऐसे समझ गए। देन बिटवीन then in interval A and B at least one root lies between them, at least L-E-A-S-T, at least one root lies between them, one root lies between them। कम से कम एक रूट तो जरूर होगा। जब कम से कम ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब है कि ए जिस पॉइंट के बीच मिलेगा उसके बीच आपको एटलीस्ट वन रूट होगा। सर ये सब क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं दोस्त, इसका जितना थ्योरी समझना हार्ड है उससे ज़्यादा इसको बनाना आसान है। बट कुछ नहीं, हम अपेक्षा करते हैं ये इसका स्टैंडर्ड तरीके से बताने का तरीका है, और जो कि एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना बनता है, न कि डायरेक्ट एक बाइसेक्शन मेथड का सवाल ले लिया बना लिए, ऐसे नहीं। आपको ये चीज़ अच्छे से फील आनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से लिखा जा रहा है, और अपेक्षा करते हैं कि हम आपको उसी तरीके से समझा भी रहे हैं, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फंक्शन था, फंक्शन का दो पॉइंट पे हम देखें कि अच्छा एक ऊपर पॉजिटिव आ रहा है एक ऊपर निगेटिव आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू
एक पॉइंट पे पॉजिटिव एक पॉइंट पे नेगेटिव, तो हम समझ गए कि उसके बीच कम से कम एगो आंसर होगा, बस इतना ही सीखे। और ग्राफ भी हमारा वही कह रहा है अभी, है ना, क्योंकि एक एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करता है उतना हमारा सॉल्यूशन होता है, पिछले लेक्चर में ये बात किए थे। तो दोस्त कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर इसके बीच जरूर होगा। अब रह गई कि सर आंसर होगा ये तो हम पता कर लिए। देखिए सबसे पहले अभी क्या किए हैं, अभी आप आंसर नहीं ढूंढ लिए, अभी आप पता किए हैं कि इस दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा, आंसर होगा। अब इतना ये तो कंडीशन हो गया कि इतना चेक करने का। अब बात है कि सर काम कैसे करेंगे, वो निकालेंगे कैसे ये वाला वैल्यू, ये जो पॉइंट है जो हमारा आंसर होगा वो निकालेंगे कैसे। तो दोस्त देखिए अभी पहले ही हम लोग जब चर्चा कर रहे थे हम बताए थे कि न्यूमेरिकल मेथड एक अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, मतलब हम आंसर की तरफ पहुंचते हैं। एग्जैक्ट आंसर तो मिलना डिफिकल्ट रहता है, कभी कभी आपको मिल भी जाए, लेकिन एग्जैक्ट डिपेंड करेगा कौन सा फंक्शन दिया उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप टेंडिंग टुवर्ड्स मतलब अप्रोक्स आंसर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फंक्शन भी आपको उसी तरह से दिया रहता है, जहां पे एग्जैक्ट पता करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो हम अप्रोक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो मिलेगा लगभग इसके करीब। तो होगा क्या कि अभी हम लोग कहाँ है, हम लोग को पता है कि ये पोजीशन और यह पोजीशन और इसके बीच ये लौंडा कहीं गुम है, ये लौंडा ये कहीं गुम है, ये जो लड़का है ना। अच्छा हम लोग बिहार से, तो हम लोग लौंडा वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा और लगता होगा, दिल्ली सब में जनरली लड़का को लौंडा लड़की को लौंडिया बुलाए जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वहाँ कॉमन रहता है। तो हम लोग का आदत होता है कि जिस हैबिटेट में रहते हैं ना उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो कॉमन लगता है। बहुत गांव के बच्चे तो बचपन में उसको माँ या बाबू कहले रहता है तो पापा कहने में बड़ी शर्म लगते रहता है कि हम पापा कहेंगे तो सब हंस देगा, है ना। चलिए ठीक है, वो तो अपना अपना पर्सनल बातें रहेगी। अब बात करते हैं इसमें। तो ये मान लीजिए ये लड़का यहीं कहीं गुम है, तो अब हमको क्या है, ये हमको पता है कि लड़का इस रीजन और इस रीजन के बीच में होगा। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर है कहाँ, और लगभग एक अंदाज यहाँ लग जाता है कि एग्जैक्ट ये यहीं पे है ना। तो वही पॉइंट हमको ढूंढना है, ठीक है। तो दोस्त इसमें ढूंढने का तरीका क्या होगा, इसमें ढूंढने का तरीका यानी हम कह सकते हैं, अगर अपनी सिंपल भाषा में बोले कि ये तो कंडीशन हुआ, वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस। तो दोस्त वर्किंग प्रोसेस जो होगा वो देखिए क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग प्रोसेस किसका, बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग प्रोसेस। अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग बाइसेक्शन मेथड। बहुत ही आसान होता है, इसको बहुत ही प्यार से सीखिए। पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला तरीका क्या कि आपको पता चल गया ए और बी के बीच में होगा, तब हम बोलते हैं कि जो हमारा पहला लगभग आंसर उसके बीच में आएगा। जैसे मामला समझिए कि मान लीजिए आप 1000 रुपया कोई कमाया है ना, और कोई 2000 कमाया है, तो इसका आप दोनों को जोड़ के जब आप करते हैं तो 1000 और 2000 के बीच में कितना आएगा, 1500 आएगा लगभग। क्योंकि देखिए कैसे कीजिएगा, 1000 प्लस 2000 बाई 2 तो कितना होता है 3000 बाई 2 यानी 1500 रुपया, नहीं यानी 1500 इसके बीच में आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि पहले हमको पता था कि भाई हमारा आंसर जो है ना ए और बी के बीच में है, तो हम लोग ऐसा सोचे क्या कि इसी के बीच में, अभी यहाँ भी हो सकता था, वो यहाँ भी कहीं भी, लेकिन वो आंसर है इसी के बीच में। तो हम लोग इसे ढूंढने का जो तरीका बनाए लगभग वाला, तो उसमें कहे कि देखिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग को पता नहीं कि कहाँ है, तो एक काम करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि a प्लस बी बाई 2 के बीच में हमारा वो आंसर होगा। तो हम लोग कहे कि हमारा x1 ये पहला आंसर है, a प्लस बी के बीच में कहीं आएगा, है ऐसा मान के चले। तो हम लोग कहे कि देखो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, ये हो सकता है कि इसी जगह पर आंसर होगा, नहीं ये इसी के, मान लो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे कट रहा होता तो हमारा आंसर तो यहाँ है, लेकिन हम जब a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो वो यहाँ आएगा कहीं, और समझ में आ रही है। तो कुल मिला के कहेंगे हम क्या कि इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप्स आपको लेना है क्या, देन जब वो कंडीशन चेक हो जाए, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट या फिर फर्स्ट इटरेशन भी बोलते हैं। इटरेशन मतलब वैसा वर्ड शब्द है जो कोई चीज़ बार बार रिपीट होता है तो उसको इटरेशन कहा जाता है। और अप्रोक्सीमेशन मतलब ये एग्जैक्ट नहीं, हमारा लगभग आंसर, पहला लगभग आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं x1, क्या कहते हैं x1, पहला आंसर जो हमारा लगभग आंसर होगा वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट,
क्या होगा दोस्त, कुछ नहीं करना है, जिस दोनों पॉइंट के बीच में है, जिस दोनों पॉइंट के बीच में है, ए और बी के बीच में है ना, कहीं कहीं बीच में, मतलब ये नहीं कि बीचों बीच बोल रहे हैं, बीच में मतलब ये यहाँ भी यहाँ कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। तो इसका दोनों को सम डिवाइडेड बाई 2, तो यानी दोस्त 1 मिनट, हाँ, इस दोनों का सम यानी a प्लस बी बाई 2, ये हमारा पहला लगभग आंसर आया। x की वैल्यू ये हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू ये a था और x की वैल्यू b था, दोनों को जोड़े दूसरे डिवाइड किया तो x की वैल्यू ना आएगा, और वो आया a प्लस बी बाई 2। और चूंकि यहाँ पर a प्लस बी दोनों इंड वाले को जोड़कर हम 2 से भाग कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, 2 से बांट रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाई सेक्शन। बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, सेक्शन मतलब डिवाइड करना, सेक्शन मतलब डिवाइड करना, 2 भाग में बांट के हम इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, एक नाम और भी है बाइनरी सर्च। बाइनरी मतलब भी होता है 2, बाइनरी मतलब 2, बाइनरी सर्च है ना, इसका नाम बाइनरी सर्च। बाइनरी मतलब होता है 2 अब मतलब देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड कर करके, 2 से डिवाइड कर करके हम इसको खोज रहे हैं, सर्च मतलब खोजना, खोज रहे हैं आंसर को, इसलिए इसका नाम और भी क्या है, बाइनरी सर्च। ओके दोस्त, अब दोनों बात समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ कि कैसे काम आगे करेंगे, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा। अब दोस्त यहाँ पर देखिए, इतना तक करने के बाद पहले कहाँ तक काम हम लोग का पहुँचा, एक बड़ा सा बना लेते हैं, ये ए ये है बी, हमने x1 निकाला, दिस कम्स आउट a प्लस बी बाई 2। अब दोस्त क्या करेंगे, फिर अब फाइंड करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू आएगा इसको पुट करके फंक्शन में, देन फाइंड f(x1), पहला स्टेप दोनों को डिवाइड कर देंगे, x1 आ जाएगा, जो फंक्शन रहेगा, जो हमारे पास जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन में x1 जो आएगा डिवाइड करके उसको रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देन फाइंड f(x1), जैसे पहला स्टेप ये हो गया, जिसमें से आपको क्या करना है, इसके बाद का स्टेप क्या लेना है, अप्रॉक्सीमेटेड रूट ये हो जाएगा फर्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड x1। अब x1 जब पता करेंगे बाबू, तो x1 2 चीज़ें हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, f(x1) जो निकालेंगे दोस्त, ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें हो सकती है, फाइंड f(x1), और f(x1) जो होगा दोस्त वो 3 चीज़ें हो सकती है। पहला कि ये पॉजिटिव आए, दूसरा कि ये निगेटिव आए, और तीसरा कि ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, यानी f(x1) का मान जा प्लस में आ सकता है या माइनस में या 0, ये 3 वैल्यू हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्त। अब बात करते हैं कि दोस्त a पर क्या था फंक्शन का मान, देखिए fa जो था वो निगेटिव था, अच्छा fb क्या था दोस्त, fb जो था पॉजिटिव था। अगर हम लोग को याद हो तो देखिए fa निगेटिव और fb क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और दोस्त ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा नॉर्मली, अब क्या होगा कि अब हम तो ये x1 निकाल लिए हैं, तो f(x1) निकाले हैं, तो इसकी 3 वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है, मतलब ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, इसकी निगेटिव वैल्यू हो सकती है, और इसकी 0 वैल्यू हो सकती है। देखिए ध्यान से, अब अगर ऐसा हो जाए, जनरली 0 बहुत कम होगा, अब इसके पीछे रीजन हम समझाते हैं क्यों 0 कम होगा, या तो वो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। क्या सर 0 आ गया तो कुछ नहीं दोस्तों, 0 आ गया तो कुछ नहीं, क्या, जैसे अगर आपको पता है x² - 2x + 3 बराबर 0 है, इसमें x के कोई ऐसा मान, x का कुछ ऐसा मान जो इसको सेटिस्फाइड करे, है ना, क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो वो इसका सोल्यूशन होता था कि होता कि नहीं था कि नहीं, वही तो इसका सोल्यूशन होता था। जैसे x², एक वैल्यू ऐसा लेते हैं जिसमें आराम से काम हो जाए, यानी x² + 2x + 2x + 1 = 0। अब दोस्त x बराबर अगर हम बात करें, -1 डाल के देखते हैं, ये 1 1 2 और ये हो जाएगा -2 यानी 0। देखिए तो x का मान -1 जब हम पुट करते हैं तो फंक्शन का मान क्या आ रहा है, यानी ये f(x) है, तो -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, -1 पुट करने पर,
तो x बराबर अगर -1 पुट करने पर 0 अगर हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्त, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये परफेक्ट आंसर इसका हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट आंसर। तो उसी तरीके से अगर हम x1 अगर फंक्शन में पुट करें और वो 0 के बराबर आ जाए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। और यहाँ जो आपको सवाल दिया है ना, ये खाली कॉम्प्लेक्स वाला के लिए जनरली यूज किया जाता है, एग्जैक्ट वाला के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। तो ऐसा बहुत कम चांस होगा कि आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट 0 हो जाए, 0 के करीब हो जाएगा। मतलब देखिए ध्यान से, ये f1 जब हम निकालेंगे यहाँ पे f -1 जब निकालेंगे तो ये आएगा -1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये दोस्त 0 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम f -1 -0.9999 डालेंगे तो क्या दोस्त ये 0 हो जाएगा करीब? नहीं, ये 0 के करीब होगा बहुत। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे x के बदले डाल के इतना, तो ये 0 के लगभग करीब होगा, 0 होने वाला होगा नहीं। तो वही हम बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 0 के मतलब जो भी आंसर रहेगा वो 0 के करीब जाते रहेगा, है ना। एग्जैक्ट 0 बहुत कम होता है। तो कुल मिला के आपको मेरा कहना है कि सर यहाँ पे आप क्या क्या बताए, कुछ पता चल नहीं रहा है, तो कहेंगे बाबू देखो ये सब ध्यान में भी देने की बात नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा और भी क्लियर हम कर देंगे। लेकिन तत्काल ये समझिए कि ज़्यादातर वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अब दोस्त देखिए, अगर ये प्लस हो गया, मान के चले कि प्लस की माइनस, आप बताओ कुछ भी मान लो, 0 होगा तो आंसर वहीं पर रुक जाएगा, हम आगे काम नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमको आंसर मिल गया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया, गुमशुदा, है ना, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। 0 हो जाए इसका मतलब जो हमें चाहिए था वो मिल गया, इससे आगे काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत कम होगा कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में 0 मिल जाए, या तो 4-5 स्टेप करने के बाद भी 0 के करीब मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ये कुछ नहीं कि आपको देखिए A और B है ना, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ऐसा मान के चलते दोस्त कि ये आ जाए आपका निगेटिव मान लीजिए, या प्लस मान लीजिए, पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव आया। तो अब जो आंसर है, हमको पता है कि आंसर हमेशा किसके बीच रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच। किसके बीच रहता है? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच आंसर जब रहता है हमारा, अगर ऐसा होता है fx1 क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो 0 वाला मामला भी कैंसिल करके चलते हैं, क्योंकि आंसर यहीं पे रुक जाएगा। तो ये जनरली बहुत कम ऐसा होता है, तो आपको ये चीज़ मिलने वाला बहुत रेयरली है, नहीं है मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बहुत हुआ ही नहीं अभी तक, तो आप इसकी चिंता अभी न लेके चले। अगर आ जाए तो आपको ये जनरली ये बात का मेंशनिंग बहुत ही कम लोग किए रहते हैं, पढ़ाते वक्त भी है। ये 0 जब हो जाता है ना, तो मतलब समझिए हमको आंसर मिल गया, अब उससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी की तलाश में होती है। और 0 मिलने का क्या मतलब हम आगे आपको समझाते हैं। तत्काल ये देखिए, अगर ये प्लस में हुआ तब हमारा आंसर किसके बीच रहता है? हमेशा प्लस और माइनस के बीच। तो हम लोग सोचेंगे अच्छा रुको, अब लगभग में हमारा आंसर प्लस के बीच तो आंसर होगा नहीं। पहले हम सोचे क्या कि A और B के बीच लड़का बुलाया हुआ है, इस जगह और इस जगह बीच। तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, इस बीच में हम आके देखते हैं कि कहाँ है। तो जब बीच में आए तो हम देखे अरे यहाँ प्लस जब मिल गया, तो हम देखे प्लस, यानी हम जब से प्लस देखे उस समय इस रीजन में तो वो लड़का होगा नहीं, तो लड़का कहाँ होगा? तो प्लस माइनस के बीच होता है, ये बात हम कंफर्म है। तो ये हम समझे अरे A और x1 के बीच में अब होगा, मतलब अब हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ होगा? A और x1 के बीच। तो हम लोग कहेंगे अगर ये प्लस होता है, अगर ये प्लस हुआ देन सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट, या फिर इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं सेकेंड इटरेशन। और या लिख लो एक बार लिख लो, ताकि आप सेकेंड इटरेशन, अब दोनों एक साथ मत यूज कर देना, एक यूज करना। हम आपको दोनों का मतलब बता दें भाई, दोनों यूज कर सकते हो। कोई जैसे तुम यहाँ लिखते थे फर्स्ट इटरेशन, फिर सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, हम लोग लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड, सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड, वो कर सकते हैं। दोस्त यहाँ क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होगा, x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट ये हो जाए x2 जो होगा। अब क्या होगा, प्लस अगर होता है तो x1 प्लस माइनस के बीच रहेगा, x1 प्लस a, यानी a प्लस x1 बट्टा 2।
ए प्लस x1, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट निकला। अगर ये माइनस हुआ रहता तो अगर ये माइनस रहता तो अब इसके बीच तो माइनस माइनस के बीच तो नहीं रहता, प्लस माइनस के बीच रहता। तो अगर माइनस अगर होता तब हम इसके साथ जो सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट हमारा होता x2 होता, वो होता क्या दोस्त, x1 प्लस b/2। अब दोस्त यही प्रोसेस रिपीट होने लगती है। फिर आप फिर चेक करोगे, जब तुम्हारा x2 निकल जाएगा तब फिर fx2 निकालेंगे, है ना। अगेन फाइंड, क्या फिर पता करेंगे, अगेन फाइंड, है, फिर निकालेंगे fx2, ठीक है। fx2 निकालने के बाद दोस्त क्या करेंगे, fx2 निकालने के बाद देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव है या जीरो, बहुत कम चांस रहेगा, जीरो का बहुत कम चांस है। पॉजिटिव और निगेटिव जनरली चेक करेंगे, और जीरो आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वही हमारा x2 हमारा आंसर हो जाएगा, वही x2 का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। अब दोस्त बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब फिर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो देखेंगे फिर से, अच्छा अब की बार अगर ये x2 जब निकालेंगे, यहाँ मान लीजिए x2 निकलेगा a प्लस x1/2। फिर देखेंगे अच्छा ये प्लस आ रहा है कि, यानी fx2 निकालेंगे और देखेंगे कि ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में। अगर ये मान लीजिए माइनस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसके बीच आंसर नहीं होगा। आंसर किसके बीच होगा, x2 और x1 के बीच में कहीं होगा। और इस तरह से हम आंसर के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं और फाइनली आंसर के लगभग करीब पहुंचते हैं। और वही इसी वैल्यू को हम लोग जैसे देखते हो, हमको लगा ए और बी के बीच में होगा, धीरे धीरे आ रहा है नज़दीक, अब कहाँ आंसर होगा, उसके करीब पहुंच जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो एक्स की वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गया दोस्त। तो यही प्रोसेस क्या हो रही है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो हम लोग कहेंगे दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा करते रहेंगे तो क्या पूरा एग्जामिनेशन तक ले, मतलब 3 घंटा का एग्जामिनेशन होता है, भर एग्जाम यही करते रहेंगे क्या, कहाँ रुकेंगे। क्वेश्चन जुनूनियन बनता है कि सर ऐसा ही काम अगर करते रहना है तो कब तक करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्त आपको बता दें, हमें आपके लिए 2 बातें आपको यहाँ सीखनी है मेनली। हमको शुरुआत कैसे करना है और रुकना कैसे है, बीच का प्रोसेस में कुछ नहीं करना है। एंड का पॉइंट को जोड़ कर 2 से डिवाइड करना है, फिर चेक करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर निगेटिव आया तो देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के बीच हमेशा हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, ये बीच का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि आपको हो सके तो आपको पॉइंट दिया हो कि किस पॉइंट के बीच है, नहीं दिया हो तो आपको निकालना पड़ता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नहीं दिया हो तो निकालना पड़ता पॉइंट। अब पॉइंट कहेगा कि A1 और 3 के बीच आपका आंसर है एक, तो आपको पता है कि पहला पॉइंट 1 है और दूसरा पॉइंट 3 है, तो उसी के बीच हमको काम करना है। लेकिन आपको नहीं दिया हो, खाली फंक्शन दे दिया हो कि fx बराबर x² + 2x + 5, ये दे दिया आपको इस तरह से। अब कहेगा आंसर निकालिए, कहेगा एक रूट पता कीजिए, तो आप ये कहेगा एक पॉजिटिव रूट पता कीजिए। तो आपको बस ध्यान में इतना रखना है ये क्या कह रहा है, आपको पॉइंट पता करना पड़ेगा पहले। तो पॉइंट कैसे पता करेंगे सो, और दूसरी बात ये कि सर जब ऐसा काम करते रहेंगे तो रुकेंगे कहाँ पर, ये 2 बातें आपको मेजरली ध्यान रखना है। आइए हम दोनों बात को आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है पॉइंट, नहीं दिया हुआ है तो आप शुरू हो जाइए। वो शुरुआती a बराबर 1 और 3 के बीच क्या है, वो आंसर है, आपको कह देगा तो आप 1 हो गया या b 3 हो गया, आप शुरू हो जाइए। ठीक, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए fx हमारे पास है, अगला क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा x² - 2x + 1। तो हम क्या करेंगे, अपना मन से एक शुरुआत करेंगे। शुरुआत क्या कि 0 रखेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे और देखेंगे वैल्यू में 0 रख के ये 1 आएगा, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना। फिर अपना मन से 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर तो 1 ही हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा सुधार करके इसको 3 कर देते हैं, 3, ठीक है, क्योंकि 1 आंसर हो जाता ना, 0 हो जाता जैसे ही। तो जैसे 1 रखते हैं इसमें और ये fx 0 के बराबर आता है, तो 0 के बराबर हम आपको पता है, जहाँ पे 0 के बराबर फंक्शन आ जाता वही हमारा x का मान जो होगा वो आंसर हो जाता। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 आंसर होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कि हम लोग कहा क्या है, आपको कोई कहा ना कि इसका आंसर एक आंसर, तो आपको दो आंसर होंगे, उसमें से आपको एक ही आंसर निकालना होता है, ये बात हमको बताया हम आपको। लेकिन अब इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको पता नहीं है। तो हम लोग सबसे एक आंसर पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 पुट करके शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 पुट किए
फंक्शन पॉजिटिव आया। फिर जैसे 1 पुट करके देखें, ट्राई करते हैं, 1 पुट करके देखेंगे तो इसमें तो क्या आएगा भाई, 1 पुट करेंगे तो 1 का 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कुछ ऐसा आएगा दोस्त, -1 प्लस 2 यानी +1 आएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा दोस्त। माइनस में रख के देखते हैं, है ना, माइनस में रख के देखते हैं, F2 2 रखते हैं दोस्त, 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा दोस्त, ये 4 आ जाएगा, और 2 रखेंगे ये आपका 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे ये आपका 9 ये हो जाएगा दोस्त। इसका सॉल्यूशन -2 रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा दोस्त। हाँ दोस्त, तो यहाँ पे आप देखो गौर से, तो दोस्त ये रखेंगे तो +4, ये +4 तो प्लस यानी 4, और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा कितना 8 और 3 12, ये भी प्लस आ रहा है। हम माइनस भी ट्राई कर रहे हैं, प्लस भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी प्लस आते जा रहा है, मतलब एगो प्लस एगो माइनस मिल ही नहीं रहा है, किसी भी पॉइंट में हमको प्लस माइनस मिल ही नहीं रहा है ना। तो बात आएगी, देखिए गलती से एग्जाम्पल ऐसा लिया गया जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, है ना। देखो क्या है कि दोस्त अब ये प्लस आ रहा है तो आपका कहना होगा सर प्लस माइनस तो कहियो, इस पर डालते हैं तो प्लस माइनस आ ही नहीं रहा है, अब क्या करें, इसका तो 2 आंसर होगा। बात क्लियर है, अब हमको समझ में आया दोस्त। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रियल रूट की, किसकी, रियल रूट की। रियल रूट मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या कि रियल वैल्यू वाला है, मतलब रूट के अंदर निगेटिव वाला नहीं, रूट के अंदर निगेटिव नहीं, वो इमेजिनरी रूट होता है। अब अगर आप पढ़े होइएगा क्वाड्रेटिक में तो आप पढ़े होइए क्या कि रूट 2 प्रकार के होते हैं, रूट 2 प्रकार के, वो रियल होगा एगो इमेजिनरी होगा, मतलब एगो होता है काल्पनिक रूट, एगो होता है वास्तविक रूट, एगो अवास्तविक सोल्यूशन। नहीं पढ़े हैं तो हम लोग बात क्या करेंगे दोस्त कि अगर ऐसे आने लगे तो हम कहेंगे भाई कि देखिए इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट, मतलब आप इसका सॉल्यूशन इस मेथड से पता नहीं हम करने जाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल रूट के फाइंडिंग करने के लिए भी कर रहे हैं। मतलब इसका रूट हम नहीं कहते कि कोई भी ग्राफ अगर पूरा अपवर्ड हो जाए, पूरा डाउनवर्ड हो जाए तो कोई रूट एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा, तो वही हालात इस तरीके से हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे कि भाई इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इसका 2 रूट होगा, लेकिन दोनों कैसा होगा, इमेजिनरी। और ऐसे भी देख ही सकते हैं, हमको पता है कि d = 0 होता है तो रूट इक्वल और बराबर होता है, d > 0 होता है तो रूट अनइक्वल होता है ना, और d < 0 होता है तो रूट इमेजिनरी होता है। अब d, इसका d निकाल के देखो, b² b के मतलब होगा -2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो 4 × ac तो हो जाएगा -4 × 12 यानी 12, माइनस से 8 आ जाएगा। अब देखिए इमेजिनरी आ रहा है, d < 0 नहीं आ रहा है, b² -4ac d होता है तो इमेजिनरी, तो यानी इसका इमेजिनरी रूट आएगा दोनों का दोनों। क्या बात क्लियर है दोस्त। तो ये बात देखो, गलती से ही एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया गया है जिसमें आप देखो कभी भी पॉजिटिव आई, खाली पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसका इमेजिनरी रूट होगा दोनों, इसीलिए पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे इसका सोल्यूशन हम पता नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कि कैसे पता क्या चीज़ के पता कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, तो वही बात हम बता रहे हैं कि इस तरह से अपना मन से हम कोई पॉइंट ले लेके चेक करेंगे कि एक पे पॉजिटिव आ रहा है कि एक पे निगेटिव आ रहा है। और हालांकि क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ रहा है और उसके बीच हमारा एक आंसर होगा, तो अपने से चेक कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हम देते हैं कि कब तक करते रहेंगे, तो या तो आपको कह देगा कि इतने आंसर तक रुकना है, नहीं कहेगा 3 इटरेशन करना है, यानी 3 अप्रोक्सीमेशन। तो पहला अप्रोक्सीमेशन करना हम सीखे, दूसरा कर, तीसरा। ज़्यादातर आपको यही कहा हुआ रहता है क्वेश्चन में। जब नहीं कहा रहेगा तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे जब देखेंगे जो हमारा आंसर है यानी x1 x2 x3 जब हम निकालते जा रहे हैं, वह आंसर की जो वैल्यू है 0.2 अंक तक लगभग फिक्स होने लगेगा, तो हम वहाँ से आंसर छोड़ देंगे। और जनरली 3-4 बार इटरेशन कीजिएगा तो लगभग आपका काम हो जाता है। बाकी कुछ बुक्स है, जैसे आप बीटेक में जाइए तो उसमें से 15 इटरेशन चला जाता है, 15 अप्रोक्सीमेशन, बहुत टाइम लगता है उसमें। लेकिन आप लोग की जो लेवल है उस लेवल में आपको 3 इटरेशन तक वो बोल देगा, और नहीं तो आपको उतना ही तक करना रहेगा। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखिएगा, हम बता दे रहे उसके बाद देखिएगा, तो उसमें आपको 3 इटरेशन तक ही कहा हुआ रहता है। चलिए, तो अब एक काम बचेगा कि सर अब सब चीज़ तो ठीक लगभग पता चल रहा था कि कैसे करना है और क्या मेथड कहता है, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल हो जाता तो हमें बढ़िया से क्लियर हो जाता। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और लेते हैं एक एग्जाम्पल।
हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं दोस्त। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको थिन कर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड in 3 iteration, in 3 iteration। दोस्त 3 इटरेशन तक पता करना है। देखिए इसी तरीके से आप बात को ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जितने प्रकार की डिफिकल्टीज होंगी सारे को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्त देखिए, क्योंकि ये जितने प्रॉब्लम है ना, ये सब एक ही तरीके के प्रॉब्लम होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसमें कुछ काम खास होता नहीं है, सिर्फ आपके टाइम किलिंग करने वाला जो प्रोसेस होता है वो रहता है। मतलब आप समझो कि आप अगर एक क्वेश्चन सही से समझ लेते हो तो सारे में प्रोसेस वही है, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ज़्यादा भी आपको हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 15-20 प्रैक्टिस करने जाओ इस पर। आप कम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन ही कर लो और चले जाओ एग्जाम देने के लेके। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इस पर। 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो ताकि आपकी हैंड स्पीड या कैलकुलेटर से जब कैलकुलेशन करो वो स्पीड आपका मेंटेन रहे, ठीक है दोस्त। चलो तो हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ इतना, इसकी इक्वेशन का रूट पता करना है आपको बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑफ 3 इटरेशन। 3 इटरेशन करने का मतलब 3 को अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। हमको चिंता करना ही नहीं कि अब इसका क्या होना नहीं होना है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन में और भी दिया हुआ था लेकिन हमने उसको छोड़ दिया है। क्या दिया था कि ये 0 और 1 के बीच निकालने के लिए हमने कहा कि भाई ऐसा है कि 0 और 1 के बीच आपको दिया रहेगा इंटरवल कि बिटवीन लिखा रहेगा बिटवीन 0 और 1, बिटवीन 0 और 1 लिखा रहेगा। तो हम तो समझ ही जाएंगे कि 1 और 0 के बीच हमारा एक आंसर है, तो ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए दिया हुआ तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए इसको छोड़ दिए कि आपको ना दिया रहेगा तब कैसे करना है वो सिखा देते हैं, और दिया रहेगा तो आप वहीं से शुरू हो जाओगे। क्लियर? चलिए अब दोस्त हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं लेट एफ एक्स बराबर क्या दिया है दोस्त, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। दोस्त ये क्यूबिक है तो इसके कितने आंसर होंगे, 3 हमको पता है, लेकिन हमको कितने निकालने हैं, एक आंसर निकालने रहेंगे, है ना। फाइंड अ रूट लिखा ना ध्यान से, अ रूट है ना, एक सोल्यूशन। अब कभी भी आपको एक ही सोल्यूशन निकालने के लिए दिया क्योंकि एक सोल्यूशन निकालने में टाइम लगता है, लेकिन इसका तीनों सोल्यूशन हम निकालने लायक रहते हैं, लेकिन हम एक सोल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमको 2-3 रह के वो नौटंकी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ जानना चाहता है कि हमको ये निकालने का प्रोसेस पता है कि नहीं है। तो वो आपसे एक सोल्यूशन हमेशा पूछेगा और कभी कभी यहाँ लिख देगा फाइंड अ पॉजिटिव रूट, है ना। क्या लिखेगा, फाइंड अ पॉजिटिव रूट, या कहेगा फाइंड अ निगेटिव रूट। तो समझिए मतलब निगेटिव रूट मतलब तो सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। सोल्यूशन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू। मतलब अगर कहता है पॉजिटिव एक्स निकालने का मतलब एक्स के मान पॉजिटिव आना चाहिए, और निगेटिव एक्स का मतलब क्या, एक्स के मान निगेटिव आना चाहिए। अब ये क्या कहना चाह रहा है उसको भी समझाते हैं। अभी जो हम यहाँ देखिए, अभी हमको कोई दिया नहीं कि हमको पता है कि इसका आंसर होगा एक, लेकिन हमको पता नहीं कि आंसर एक्स का कहाँ होगा। तो हम एक ट्राई करेंगे। ट्राई करने का तरीका क्या, बहुत ही सिंपल तरीका। आप 0 से शुरू करना, f0 नाउ f0 इज इक्वल टू, दोस्त एक प्रॉब्लम हम आपको बहुत अच्छे से करवा देते हैं, बाकी प्रॉब्लम आप क्वेश्चन बैंक करके देखिएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेक्चर लेंदी हो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर से सारी बातें रहनी चाहिए। देखिए f0, ठीक है, f0 में क्या है, अब हम f0 जब निकालने जाएंगे तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू का 0 माइनस 1। दोस्त ये कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा -1। कैसा आ रहा है दोस्त, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अब हमको इसमें कुछ नहीं कर दिया कि रूट पॉजिटिव है या निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हम
पॉजिटिव में भी ट्राई कर सकते हैं, निगेटिव में भी ट्राई सकते हैं। क्या पॉजिटिव में ट्राई करना, क्या निगेटिव में ट्राई करना, मतलब 0 से शुरू किए ना तो आप -1 भी रख सकते हैं, यहाँ पे एक बार +1 भी रख के, -2 भी रख के, लेकिन सबसे पहले प्लस से वाला में करने में ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि अगर प्लस वाला में मामला फिट हो गया तो आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 का क्यूब +2 × 1 -1, ये कितना हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, ये आ गया पॉजिटिव। भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया है ना। 0 और 1, 0 पॉइंट पे आ रहा है फंक्शन का मान निगेटिव, और 1 पॉइंट पे फंक्शन का मान आ रहा है पॉजिटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि एक 0 पर पॉजिटिव और 1 पर निगेटिव, का मतलब 0 और 1 के बीच हमारा एक आंसर जाएगा। हो सकता था कि आप ट्राई करते तो -1 और 0 के बीच आ सकता था, हो सकता है और भी कोई आंसर होगा जो 1 और 2 के बीच में होगा, लेकिन हमको एक रूट निकालना था, कोई हमको कह दिया एक रूट निकालने के लिए, और हमारा काम बन गया। और हम देखें कि 0 और 1 के बीच हमारा काम बन रहा है, मतलब हम वहाँ से शुरू हो जाएंगे। दोस्त अभी आप गौर से देखो कि हम जो ट्राई मारे हैं कहाँ, 0 और 1 के बीच ट्राई मारे हैं। कहाँ ट्राई मारे हैं कि आंसर हमारा कहाँ, 0 और 1 के। अब कोई कहेगा कि सर हम अगर देखिए अभी हम लोग क्या समझे कि हमारा जो आंसर होगा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन कोई कहेगा सर हम 2 पे, अगर हम 1 पे नहीं करते, 0 पे करते या डायरेक्ट 2 पे करते तो क्या होता। तो 2 पे देखिए, 2 पे 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये -2, यानी आपका हो जाएगा कितना, 12 में से 2 गया 10। ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव, मतलब अब उसका कहना होगा कि सर क्या 0 और 2 के बीच आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर 0 पे आपने कहा कि निगेटिव आया हुआ है फंक्शन का मान, और 2 पे कहा कि पॉजिटिव आया हुआ है, तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच रहता तो 0 और 2 के बीच नहीं होगा। काहे नहीं होगा, होगा। लेकिन हम आप बताइए कि आपको ज़्यादा पसंद क्या चीज़ आएगा, है ना, आपको ज़्यादा पसंद क्या आएगा, है ना। एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है। आपको आपकी गर्लफ्रेंड भुला गई हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड भुला गई हुई है, अब मान लीजिए ये यहाँ है 1 और 2 इस दूरी के बीच में है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप वो ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और अब दूसरी बात ये है कि जब भुला गई हुई है, और एक यह है कि 0 है, ये 0 1, आपकी गर्लफ्रेंड भुला गई है दोस्त, और पूछेंगे हम आपसे कि बताओ आप ढूंढना कहाँ पसंद करोगे, 0 और 2 के बीच ढूंढना पसंद करोगे, आपको कह दिया जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड 0 और 2 के बीच में है, या कह दिया जाए 0 और 1 के बीच में है, तो दोनों में किस में ढूंढना पसंद करोगे। आपको हर कोई चाहेगा कि कम दूरी में जल्दी मिल जाएगी, नहीं 0 और 1 के बीच में जल्दी मिल जाएगी, और 0 और 2 में बहुत देर तक ढूंढना पड़ेगा। तो जब हमको पता है वो चीज़ कि 0 और 1 के बीच में ही ढूंढना आंसर को आसान है, तो हम 0 और 2 के बीच में क्यों ढूंढने जाएंगे। कोई कहा सर हम 0 और 3 के बीच ढूंढने, भाई ढूंढने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत इटरेशन, कई बार अप्रोक्सीमेशन करोगे तब आंसर के करीब धीरे धीरे पहुंचोगे। और ऐसे क्या है जिसको पता चल गया कि भाई 0 और 1 के बीच ही होगा, तो उसके बीच तो बहुत नज़दीक है। अच्छा, इसमें से कोई कहेगा कि सर हाँ आप 0 पे ट्राई किए, हम 1 पे ना करके 0.5 पे ट्राई नहीं कर सकते थे क्या। अब किसी के मन में आएगा कि सर आप 0 पे ट्राई किए, हम अपनी गर्लफ्रेंड के 1 के बीच ना हम कोशिश कर लेते हैं पहले के टाइम में 0.5 पे ट्राई करने का। 0.5 पे मान लीजिए अगर निगेटिव तो था ही, अगर इस पर पॉजिटिव आया था तो क्या सर इसके बीच आंसर नहीं होता, हम वहाँ से ट्राई करते। हाँ दोस्त तुम तो और अच्छे काम कर लियो कि बहुत कम बार ही आप प्रैक्टिस करोगे, इटरेशन करोगे, कम प्रैक्टिस में यानी कम स्टेप रिपीट करने पर ही आपको आंसर के करीब पहुँच जाओगे। लेकिन होता क्या है दोस्त कि हम लोग ज़्यादा आप ये कर पा रहे हो तो और बढ़िया है, और बढ़िया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब ऐसे दिखता है ना ये जो फंक्शन दिखता है, तो एटलीस्ट हम लोग लगातार जो इंटीजर होता है जैसे 0 1 2 3, तो हम लगातार 2 इंटीजर के बीच ट्राई करना आसानी से हमको पता चल जाता है कि इंटीजर डाल के कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहता है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन 0.5 डालेंगे, 0.5 का क्यू इंटू 2 इंटू 0.5 -1, हालांकि कैलकुलेटर आपके पास रहता है, आप कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे करना डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो दोस्त हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंटीजर के बीच ही ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहता है, और उसके बीच अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। क्या बात क्लियर है। अगर आप 0.5 पे चेक कर लेते हैं और उस पर अगर ये मान लीजिए निगेटिव था, इसमें पॉजिटिव आता तो 0 और 0.5 के बीच हमारा आंसर होगा, इसमें और मेहनत कम जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग
क्यों 0 और 2 के बीच ना जाके और 0 और 1 के बीच हमको पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है तो वो करेंगे। हो सके आपको 0 पर नहीं मिलता, पॉजिटिव मिल जाता, 1 पे भी पॉजिटिव मिल रहा, 2 पे निगेटिव मिलता, तो 1 और 2 के बीच करते। बस समझ में आ रहा है दोस्त? क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और यहां से क्लियर कर लीजिए। एक बात और क्या क्लियर करना है दोस्त, क्योंकि ये सब चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं जो आप कंफ्यूज रहते हो और बात में कोई भी जब पढ़ाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इस सब बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहता है, क्लियर करके नहीं बताया जाता है। आप उसे अच्छा 1-2 सवाल बता दिया गया, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन जब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अब देखिए, अब यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ये तो हमारे हिसाब से हमको पता चल गया कि भाई 1 और 2 के बीच हम ट्राई करने नहीं जाएंगे, 0 और 1 के बीच ही चले जाएंगे, क्योंकि उसके पर पॉजिटिव और उस पर निगेटिव, और 3 पे भी पॉजिटिव आता है, 0 और 3 के बीच नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, गैप, छोट गैप के बीच ढूंढना आसान होता है, छोट गैप के बीच ढूंढना आसान होता है। कोई बच्चा 0.7 और 0 और 0.7 के बीच, 0 और 0.7 के बीच ही वो पॉजिटिव निगेटिव ढूंढ लेता तो उसके बीच और आसानी से आंसर उसको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका। अब दूसरी बात ये कि कभी कभी आपको बोल देगा कि पॉजिटिव रूट फाइंड कीजिए। क्या कहेगा? पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, x का जो वैल्यू आएगा, अब हमको इतना समझ में आ गया कि 0 और 1 के बीच ही आंसर आना है, 0 और 1 के बीच ही आंसर आना है। इसका मतलब क्या कि इसी के बीच हमारा x का वैल्यू 0 और 1 के बीच जब हमारा कोई आंसर होगा, इसका मतलब वो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव ही ना होगा हो। तो 0 और 1 के बीच जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पॉजिटिव रूट कहने का मतलब है जो आंसर हमारा आएगा ना, x का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो जब हम, अब मान लीजिए हमको ये कहा देता कि पॉजिटिव रूट पता कीजिए, तो हम ना ये को चालाकी करते। क्या चालाकी करते, मान लीजिए यहाँ कहते हैं पॉजिटिव रूट पता कीजिए, तो हम 0 और 1 पे ट्राई ये नहीं करने जाते, हम 1 पे नहीं ट्राई करते। क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारा आंसर पॉजिटिव कहता तो हम निगेटिव में ट्राई करने नहीं जाते, मतलब f-1 निकालने नहीं जाते, f-2 नहीं निकालने जाते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम -1 और 0 के बीच हमको मिल जाता है आंसर, हमारा -1 पे पॉजिटिव इसमें निगेटिव, तो हमारा आंसर जो आता है 0 और -1 के बीच है ना, तो इसके बीच जब आंसर आएगा तो निगेटिव में आएगा। तो हमको तो कर रहा है पॉजिटिव रूट निकालने के लिए, तो मतलब वो वाला वैल्यू नहीं निकालना, हमको किस में ट्राई करना है, पॉजिटिव 0, 1, 2, 3 इस पे ट्राई करना है। बस समझ में आ रही? चलिए, तो इस पे ट्राई करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं हम लोग इसमें कोई मेंशन नहीं किया, तो नहीं, जब मेंशन करता, अगर निगेटिव कहता तो हम लोग पॉजिटिव वाला पे ट्राई नहीं करते, 0 पे ट्राई करते, -1 पे निकाल के देखते कि निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, फिर 2 पे करते, फिर 3 पे करते, खाली 2 पॉइंट पे पॉजिटिव निगेटिव जिस पे मिल जाता फिर वहां से काम कर देते। तो अगर निगेटिव कहता तो माइनस में ट्राई करते, पॉजिटिव कहता तो इधर ट्राई करते, और कुछ नहीं कह रहा है तो अपना मन स्वतंत्र है, माइनस में ट्राई करने जा सकते थे, प्लस में, लेकिन प्लस वाला थोड़ा हमको सुहाना लगता है हम लोगों को, तो हम प्लस वाला में हम लोग चले और हम लोग देखे कि एक ही स्टेप में हमको आंसर दिख गया कि 0 और 1 के बीच हमारा वो आंसर होगा, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है फंक्शन का मान। दोस्त, इतना करने के बाद अगर हम लोग बात करें आगे, जब ये बात जहां तक क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम देख रहे हैं कि f0 इंटू का f1 कैसा आ रहा है, लेस देन 0, क्योंकि एक पे फंक्शन का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका निगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, दोनों गुना करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा और लेस देन 0 होगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा दोस्त, लेस देन 0 जैसे ही होगा ये हमें क्या मिलेगा, वैल्यू बहुत ही कम मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा 0 से कम, और ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब हमारा एक रूट इसके 0 और 1 के बीच होगा। नाउ सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट, इसको हम लोग बोलेंगे x1, या फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं, या फर्स्ट इटरेशन, ओके, यह हो जाएगा आपका 0 + 1 मतलब बट्टा 2 यानी 0.5, यानी x1 का मान आ गया 0.5। दोस्त, इसके बाद आपको हम क्या बताए थे कि जो वैल्यू आ जाएगा उसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन हमारा यही है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी x1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या निकालेंगे दोस्त, अगेन हम क्या निकालेंगे दोस्त, fx1 कहने का मतलब f0.5, इसका मतलब क्या, फंक्शन में 0.5 धरना है, 0.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू का 0.5 -1। ठीक है दोस्त,
अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है। ओके ठीक है दोस्त, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने पर जैसे कि हमने कैलकुलेट करवाया, सामने कैलकुलेट करवा भी रहे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो समझ रहे हैं। आप लोग को वीडियो भी बहुत लंबा चौड़ा मिल जाता होगा और इसके कारण दिक्कत होगी, तो हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। आप अपना कैलसी लेकर बैठो और कैलकुलेट करके देखो। ये आएगा 0.125। दोस्त अब देखो गौर से कि ये कैसा वैल्यू मिल रहा है, ये प्लस है या माइनस है। तो दोस्त अभी देखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग अब क्या सोचेंगे, जैसे देखिए शुरू में सोचे दोस्त क्या कि हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर है, उसे साइड में करते हैं, इसको काम, इस काम को साइड में करते हैं। शुरू में हम लोग क्या सोचे दोस्त कि हमारा आंसर है 0 और 1 के बीच, ठीक है। और तो दोस्त अभी हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि हमारा आंसर था 0 और 01 के बीच। तो हम लोग x1 जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले तो वो आया 0.5, यानी दोनों का सम बटा 2। अब जब हम इस पे फंक्शन का मान निकालने गए f(x1) यानी f(0.5), तो दोस्त देखो ये क्या आया है, ये आपको पॉजिटिव आया है। ये क्या आया है? पॉजिटिव। देखें क्या है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब सीधा सा बात है कि हमारा आंसर, देखिए इस पे क्या आया था हमारा, इस पे आया था निगेटिव और इस पे आया था पॉजिटिव। तो गौर से देखिए तो एक 0 पे क्या आया था, 0 पे 0 0 0 पे निगेटिव और 1 पे क्या आया था? पॉजिटिव। तो मतलब हम गौर से देखें दोस्त इसको, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बाबू कि देखिए कि पॉजिटिव के बीच आंसर होगा नहीं, गया। मतलब 0 और 0.5 और 1 के बीच आंसर नहीं आएगा। आंसर किसके बीच आएगा? 0 और 0.5 इसके बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच। बात कुछ समझ में आए? मतलब 0 और 0.5 के बीच। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हम यहाँ से देखिए अब आंसर हमारा 0 और 0.5 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है, 0 और 0.5 के बीच में। तो हम कहेंगे नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, नाउ चूंकि f0 इंटू f0.5 इज लेस देन 0, सो सेकेंड इटरेशन, और उसमें क्वेश्चन में इटरेशन दिया तो इटरेशन ही लिखना बेहतर रहेगा। देखिए अगर क्वेश्चन में इटरेशन कहा हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन ना लिख के आप यहाँ इटरेशन ही यूज किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर वो नहीं दिया रहता तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते। चलिए इटरेशन बोला है तो हम इटरेशन ही लिखेंगे। अब आप सुधार लीजिएगा। सेकेंड इटरेशन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, इसके बीच होगा तो इसका जो डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। दिस कम्स आउट, x2 का मान कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। क्लियर? अब दोस्त यहाँ तक करने के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट के लिए। नाउ अगेन फिर क्या निकालेंगे दोस्त? fx2 नहीं, fx2 यानी f0.25। इस पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव, 3 बार बोला हुआ है तो अभी 2 बार हुआ, 1 बार और कर लेना है हम लोग को। हालांकि 0.25 दोस्त ये क्या हो जाएगा? देखिए फंक्शन का मान क्या था, फंक्शन था आपका x³ + 2x - 1, x³ यानी 0.25 का 0.25 का क्यूब प्लस 2 इंटू का 0.25 -1। दिस कम्स आउट -0. हाँ हमने कैलकुलेट करवाया, देखिए माइनस 0.484 रहने देते हैं, बहुत इससे हमें कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ये कैसा आ गया? निगेटिव, है ना, ये निगेटिव। दोस्त इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, आपको पता होना चाहिए, सब आप जान चुके हो आप लोग, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। बहुत ही मतलब कैलकुलेटर में पुट करो आंसर निकल जाएगा, ऐसा हालात है। पर हम लोग चूँकि वीडियो लंबा होता है इसलिए टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे दोस्त, आगे बात करते हैं नेक्स्ट जब बात करेंगे हम लोग इसमें दोस्त तो क्या हो जाएगा कि हमको इस पे आया निगेटिव। मतलब देखिए जब हम इसको निकाले तो ये आया x2 आया 0.25, ठीक है। और इस पे जब f0.25 निकाले दोस्तों ये कैसा आया? निगेटिव आया। अब देखिए निगेटिव के बीच तो आंसर होना नहीं है, 0 और 0.25 के बीच तो आंसर होगा नहीं। आंसर किसके बीच होगा? 0.25 और 0.5 के बीच। तो हम कहेंगे नाउ क्या कहेंगे दोस्त? 0.5 इंटू 0.25
0.25 लेस देन 0, क्योंकि दोनों का एक प्लस एक माइनस तो लेस देन 0। सो थर्ड इटरेशन x3 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25 बटा 2, दिस कम्स आउट 0.375। अब दोस्त यहाँ तक 3 बार वो बोला हुआ था क्वेश्चन में कि 3 इटरेशन तक करने के लिए, है ना। ज़्यादातर आपको भी चांस है कि 3 इटरेशन दे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो 3 इटरेशन तक ही देगा। अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए अभी तो 3 इटरेशन बोला था, हम इतना तक करके छोड़ देंगे। दोस्त इतना करने के बाद नहीं छोड़ना, थोड़ा सा आंसर भी सजा के लिख लेना कि फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू और x3 इक्वल टू। आई थिंक कि आपका x1 आया है वो 0.5 आया है, और ये आया है x2 0.25 और ये आया है x3 0.375। ठीक है दोस्त, तो ऐसे घेर के लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस इज, हालांकि रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो होगा आपका आंसर x ये वाला होगा, है ना, ये आंसर होगा। लेकिन वो 3 इटरेशन पूछ रहा था हमसे, तो हमने उसको तीनों इटरेशन निकाल के टेबुलेट कर दिया है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब दोस्त बात ये आएंगी कि सर आप बताइए, मान लीजिए बोला नहीं कि कितने इटरेशन तक करना है, तब कैसे करेंगे। तो दोस्त देखिए तब क्या करेंगे कि हम लोग x1 निकालेंगे जैसे निकालते थे, x2 निकालेंगे जैसे निकालते थे, x3 निकालेंगे जैसे निकालते थे, x4 निकालेंगे जैसे नहीं, x5 निकालेंगे। अब जनरली आपको अगर नहीं बोला ना तो वो कम से कम 3 से 4 बार 5 बार चले जाएगा। अगर बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बोला तो 4 से 5 बार जाएगा। तो उस केस में जब आप निकालोगे ना तो आप कहाँ रुकोगे सो समझो। आप रुकोगे कैसे, जैसे इस आंसर को देखिए और इस आंसर को देखिए लगातार, इसमें आपका 0.25 कोई भी डिजिट दशमलव के बाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दशमलव के राइट साइड के बाद कोई डिजिट मिल रहा है क्या, नहीं। तो दशमलव के राइट साइड पर देखना है, यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह से मान लीजिए ऐसा आने लगता है, मान लीजिए ऐसा आने लगा 0.752। अब देखो ध्यान से गौर से, पहला डिजिट मिल रहा है, हम देखें लगातार दूगो, हम अपना इटरेशन का कंपेयर करके लगातार दूगो मिल रहा है। अच्छा ये अगला में आ जाता है 0.359। ठीक है दोस्त, तो अगला में देखते हैं कि अच्छा दशमलव के बाद 2 डिजिट लगातार मैच करने लगा। देखिए कंपैरिजन करते हैं, जैसे x1 x2 x3 हम निकालते हैं और देखते लगातार कि 2 डिजिट दशमलव के बाद कब मैच करने लगा है ना। तब आप क्या करते वहां पे छोड़ देते और कहते कि x5 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कहेगा तब, हाँ कभी कभी इसका कहने का तरीका अलग होता है। एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका बोल दिया, देखिए 3 तरीका में क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे। एक तरीका में बोलेगा वो क्या कि कहेगा कि 3 इटरेशन या कहेगा 4 इटरेशन तक निकालिए या 2 इटरेशन तक निकालिए, 3 इटरेशन तक आप कीजिए। तो कुछ नहीं, काम करने का तरीका सेम 3 बार करना है। ठीक, दूसरा तरीका उसके पास हो सकता है, वो बोले आपको कि 3 इटरेशन ना कह के वो आपको कुछ बोले ही ना, इसलिए कहता है फाइंड अ पॉजिटिव रूट कह देगा। तो आप अपना मन से करते जाना, 4-5 करना, जब तक देखना कि 2 डिजिट कम से कम 2 डिजिट मैच कर जाए, कम से कम 2 डिजिट मैच कर जाए लगातार दूगो आंसर का, दशमलव के बाद 2 डिजिट मैच कर जाए, तब वहाँ आंसर आप छोड़ देंगे। कहेंगे कि यह हमारा आंसर कौन होगा, ये वाला लास्ट वाला सबसे जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि उस आंसर पर फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 के बराबर जाएगा। ठीक, ये आंसर होगा। दोस्त अगर ये भी नहीं कहे तो आपको तीसरा तरीका उसके पास जो कहने का होगा वो कहेगा कि फाइंड द पॉजिटिव रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका वही मतलब है, अभी आप जो निकाल रहे थे वो 2 डेसिमल प्लेस तक है। उसका कहने का मतलब है कि 3 गो दशमलव के बाद तक मिलने लगे ना तब आप छोड़ दीजिए, है ना। तो ये आपको ऐसे कह सकता है, नहीं कुछ कह सकता है, या ऐसे कह सकता है। यही 3 तरीका होता है वो उसके सवाल पूछने का।
ठीक। और दूसरा तरीका क्या, या तो कहेगा पॉजिटिव रूट निकालिए, या फिर सीधे कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा कि रूट पता कीजिए। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों रूट आ सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। और अगर पॉजिटिव रूट कहेगा तो हमको निगेटिव वाला में ट्राई नहीं करना जाना, जैसे हम F0 ट्राई करते थे ना, F0 F1, तो पॉजिटिव कहेगा तो पॉजिटिव वाला हम खाली ट्राई करेंगे। कुछ नहीं कहेगा तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों में जा सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप F0 से ट्राई करोगे, F-1 भी ट्राई कर सकते हो, F-2 भी ट्राई, क्योंकि कुछ नहीं बोला है ना। F1 भी ट्राई कर सकते हो, जहां आपका मामला फिट हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल जाए। तो कुल मिला के ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को पेचीदा कर सकता है। दोस्त कभी कभी आपको इसी में क्वेश्चन जो देने का इसका जो तरीका होता है कुछ अलग तरीके से हो सकता है, तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। आपके पास कैलकुलेटर रहेंगे, सारा कैलकुलेशन हो सकता है ना। बस समझ आ रही है। अब आपको क्या क्वेश्चन, देखो कभी कभी आपको कह देगा कि √3 का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3। दोस्त कुछ नहीं करना, √3 की एग्जैक्ट जो वैल्यू हम लोग लाए हुए हैं इस मेथड से आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें, या इसी तरह से कुछ भी दे, √5 या क्यूबिक रूट ऑफ 3 कुछ भी दे सकते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं कहेंगे कि देखिए भाई ये आपका जो है x बराबर हम मान लेंगे √3, ठीक। और कुछ नहीं करेंगे, इधर ले आएंगे x माइनस √3 बराबर 0, हो जाएगा दोस्त। और ये इसको मान लेंगे फंक्शन f(x) बराबर x माइनस √3। अब आप कुछ नहीं करो, अपना मन से ट्राई करो कि इसका आंसर किसके बीच लाई करेगा, एगो पर पॉजिटिव एगो पर निगेटिव। तो हम कहेंगे भाई पहले 0 पे ट्राई करते हैं, F0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3, तो ये निगेटिव आ गया, ठीक है। F1 ट्राई करेंगे तो ये 1 माइनस √3, आप ध्यान दीजिएगा 1 माइनस √3। अब ये आपका वैल्यू क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू कितना आएगा, ये आपको वैल्यू देखना पड़ेगा कि √3 के जो 4 और √3 जो है वो 4 और यानी 2 और इसके बीच बनेगा, तो 1 से हमेशा ज़्यादा ही आएगा, कितना आएगा नहीं पता है, लेकिन 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब ये निगेटिव जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप फिर से जब F2 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 माइनस इतना। हमको पता है कि √3 जो है 1 और उसके बीच का रहता है, ये नहीं पता कितना है, नहीं मालूम है, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 4 का मान 2 होता है और 4 का मान 2 होता है और आपका √1 का मान 1 होता है, और ये 3 के बीच आ रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच है, इसका आंसर आएगा। √4 का 2 और √1 का 1, मतलब √3 है, इसी के बीच √1 और 4 के बीच है, तो है, तो इसका मतलब आंसर हमारा 1 और 2 के बीच में इसका होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता, वही निकालना है ना। तो आप ये देखोगे तो ये एक देखो 1 से ही हल्का ज़्यादा होगा, लेकिन 2 में से घटाएंगे तो प्लस में आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 1 और 2 के बीच होगा। और हमको पता भी है 1.7 नहीं, तो हम लोग जानते हैं, अलग बात है, लेकिन आपको इसी तरीके से निकालना रहेगा, है ना। तो आप कहाँ डेमो ट्राई कहाँ करोगे, 1 और 2 के बीच, तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 बराबर 1 + 2/2 यानी 1.5, नहीं, लेकिन 1.5 क्या होता है √3 का मान, नहीं, तो फिर हम निकालेंगे, फिर इसको एक फंक्शन में डालेंगे, f(x1) निकालेंगे, और फिर जैसे बताया है प्रोसेस उसी प्रोसेस से करेंगे। अगर आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो 1.7 के करीब जो इसका √3 का मान होता है उसके करीब आप पहुंचने लगोगे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्त हम लोग बाइसेक्शन मेथड में ये कर लिए हैं। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड से जो भी पूछा हुआ है उसको ट्राई करो इसी तरीके से। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे साथ डिस्कस करो। तो दोस्त ये मेथड तो हम लोग अब अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और ये मेथड में ज़्यादा टाइम लगने के पीछे वजह भी यही है कि पहला वाला जो होता है ना ज़्यादा समझाना पड़ता है। अब आपको पैटर्न बन जाएगा, अब हम लोग फास्ट भी काम करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ यहीं इसी क्लास में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेंगे, अब आगे थोड़ा सा स्मूथली चलेगा क्योंकि आपको आइडिया लग गया है कि काम कैसे करना होता है। और लगभग सिमिलर टाइप की प्रोसेस, खाली एक फॉर्मूला चेंज होता है, सिमिलर टाइप के प्रोसेस रिपीट होता है, तो आप मतलब आपकी हैबिटेट बन जाएगी और आप आराम से काम कर पाओगे। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं
कि आपको आज की सारी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। और आपके लिए HW क्या है कि आप प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन मत बनाओ, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बाकी एकदम ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 4-5 क्वेश्चन इसमें बना लो, आराम से पूरा फिट फाइनल में बनेंगे ही बनेंगे एकदम डेफिनेटली। और ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा गया हो क्वेश्चन ही कहीं आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसको करो ट्राई, और कोई डाउट होता है तो हमसे डिस्कस कर लो। और तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर फाल्सी मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।